Good morning class. Today we are going to study about Nazi and the rise of Hitler. Okay. This is the lecture for class 9. Okay. In this chapter we are going to study about Nazi and the rise of Hitler. Okay. Actually Nazism derived from Nazi word which is the name of the parties that is led by Hitler. Swastik चिन्ह is swastik is the symbol of that party. Okay, हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर के बारे में. ठीक है, तो बेटा हुआ क्या था, 1914 से लेके 1918 तक ये एक पीरियड है जिसमें क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था. क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था इसमें पूरे वर्ल्ड क्या था, दो पावर में डिवाइडेड था. ठीक है, एक पावर को हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रल पावर. क्या बोलते थे, सेंट्रल पावर. और दूसरा को बोलते थे एलाइड पावर. ठीक है, जो सेंट्रल पावर हुआ करता था इसमें कौन कौन से कंट्री आते थे, ऑस्ट्रियन एम्पायर, और क्या थे इसके अंदर, ओटोमन एम्पायर और टर्की. ठीक है, जो मेरा एलाइड पावर था, एलाइड पावर के अंदर रसिया प्लस फ्रांस प्लस इंग्लैंड. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1918 तक. ठीक है, इसमें दो पावर के बीच में वॉर हुआ था. एक सेंट्रल पावर कहा जाता था, दूसरा को हम लोग एलाइड पावर बोलते थे. जो सेंट्रल पावर था उसमें ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर ये सब आ जाते थे. एलाइड पावर में रसिया, फ्रांस और इंग्लैंड आते थे. ठीक है, याद रखना 1917 में जो एलाइड पावर है ये ज्वाइन बाय यूएसए. ठीक है, कब, ड्यूरिंग 1917. जब 1970 से पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था it was dominated by central power, but after the entrance of USA in 1970 the scenario gets changed. means जो वॉर पहले सेंट्रल पावर के पक्ष में हुआ करता था वही वॉर क्या हुआ, किसके पक्ष में आ गया, एलाइड पावर के पक्ष में. कब, 1970 के बाद जब यूएसए का इंटरफेरेंस हुआ. ठीक है, उसके बाद नवंबर 1980 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड. आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में क्या हुआ, एक बर्थ हुआ. किस चीज का, वीमर रिपब्लिक का. ठीक है, ये कहां पे बर्थ हुआ, वीमर रिपब्लिक का बर्थ हुआ. कहां पे हुआ बेटा, वीमर रिपब्लिक का बर्थ जर्मनी में. ठीक है, इसने क्या किया, वीमर रिपब्लिक ने क्या किया, एक नेशनल असेंबली को फॉर्म किया. किसको फॉर्म किया, वीमर रिपब्लिक फॉर नेशनल असेंबली. ठीक है, एंड दिस नेशनल असेंबली गिव बर्थ टू ए कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ए डेमोक्रेटिक एंड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. मींस जो वीमर रिपब्लिक है वहां क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड दैट नेशनल असेंबली गिव बर्थ टू ए कॉन्स्टिट्यूशन टू द जर्मनी, एंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन is democratic in nature, federal in nature. Now there is a question in your mind, what does federal means? Federal का मतलब क्या होता है, फेडरल मीन्स क्या होता है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, फेडरल क्या होता है, एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है. एक्चुअल में फेडरल का कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है.
सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, ऐसा इमेजिन करते हैं कि यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हम लोग क्या मानते हैं कि जो यूएसए है ये एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, फेडरल स्ट्रक्चर का। अब जो भी गवर्नमेंटल सिस्टम है यूएसए का, उसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री के साथ, जो उससे मैच कर जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, और फेडरल गवर्नमेंट में होता क्या, इन द फेडरल गवर्नमेंट देयर इज डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल। कॉन्सेप्ट क्लियर? इन द फेडरल गवर्नमेंट देयर इज डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल। ओके, ये डिवीजन कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ सेंटर एंड देयर इज अ स्टेट, एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट देयर इज डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट, एंड दिस डिवीजन इज कॉन्स्टिट्यूशनली एप्लीकेबल। ओके, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या होता है, सेंटर और स्टेट के बीच में लेजिस्लेटिव पावर का डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में क्या होता है, यूनियन को पावर होता है लेजिस्लेटिव लॉ पास करने का, टू लेजिस्लेट द लॉ। इन स्टेट लिस्ट स्टेट को पावर होता है कानून बनाने का। इन कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट ना ही स्टेट लिस्ट में हो ना ही यूनियन लिस्ट में हो, और जिसपे क्या हो, दोनों को पावर हो, किसको लॉ बनाने का, दोनों को पावर हो, स्टेट एज वेल एज सेंटर को लॉ बनाने का, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है रेसिडुअल पावर। याद रखना, इन द फेडरल गवर्नमेंट जो रेसिडुअल पावर पे लॉ बनाने का पावर होता है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास होता है। और सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट कहने का कि जिसमें रेसिडुअल पावर अगर सेंट्रल के पास हो, उसको हम लोग बेस्ट फेडरल गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वासी फेडरलिज्म। जैसे इंडिया में क्या है, रेसिडुअल पावर मतलब क्या, जो ना कि सेंट्रल लिस्ट में है, ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है। जो लिस्ट इन सारे लिस्ट सब्जेक्ट से बाहर आ जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल सब्जेक्ट बोलते हैं, रेसिडुअल पावर बोलते हैं। तो जो फेडरल गवर्नमेंट होगा, फेडरल गवर्नमेंट में रेसिडुअल पावर पे कानून बनाने का अधिकार, लॉ मेकिंग पावर किसके पास होता है, स्टेट के पास होता है। यूएसए इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट बिकॉज इन यूएसए रेसिडुअल पावर पे लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, स्टेट के पास है। इसलिए यूएसए क्या बोलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। इसी तरह क्या हुआ, जब वीमर रिपब्लिक का फॉर्मेशन हुआ, वहां पर नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, और वही नेशनल असेंबली क्या किया, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। रिपब्लिक मींस क्या होता है, जहां पे जैसे अपने इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट, एंड हु इज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। द हेड ऑफ ए स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द, directly or indirectly elected by the people of India. That's why India is a republic nation. Britain is not republic nation. Why? Because in Britain the head of the state is queen, and queen is not elected neither directly nor indirectly. She is hierarchy in nature. Means वो one generation से another generation एक ही डायनेस्टी से आती है। वहां पे क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट का इलेक्शन नहीं होता। इसलिए ब्रिटेन क्या है, रिपब्लिक कंट्री नहीं है, बट इंडिया में हेड ऑफ स्टेट क्या है, इलेक्टेड होता है। इसलिए इंडिया क्या है, रिपब्लिक कंट्री है। तो नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, वही नेशनल असेंबली क्या किया, यूएस जर्मनी को एक फेडरल गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट दिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? उसके बाद क्या होता है, जब ये रिपब्लिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हो जाती है तो एक ट्रीटी होती है। उस ट्रीटी में, ट्रीटी किसके बीच में होती है, अब देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, यहां पे हमने क्या पढ़ा, बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। वीमर रिपब्लिक
the basic structure of that constitution is democratic constitution, republic constitution और फेडरल गवर्नमेंट। किसने दिया? वीमर रिपब्लिक। किसको? जर्मनी को। एंड the deputies of these Weimar republics, they are elected by the method called adult franchise, means a fixed age people, वो क्या हो सकते हैं? मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, दोनों को वोटिंग राइट दिया गया। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोलते हैं। जो डिप्यूटीज का इलेक्शन हुआ वो किस मेथड पे हुआ? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे हुआ। क्या था? देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन मेल और फीमेल, बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन एज, बेस्ड ऑन इकोनॉमी। क्या एक फिक्स एज के जितने भी लोग हैं सबको क्या हुआ? वोटिंग राइट दिया गया। ये किसकी देन थी? वीमर रिपब्लिक की। कौन? जो कि नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो ये था बर्थ ऑफ वीमर रिपब्लिक। ये सिचुएशन क्रिएट हुआ कहां पे? जर्मनी में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नाउ हमने क्या देखा? सेंट्रल पावर और एलाइड पावर के बीच में वॉर हुआ, जिसमें 1917 में यूएसए ज्वाइन किया एलाइड पावर को, एंड आफ्टर द इंटरफेरेंस ऑफ यूएसए क्या हुआ? एलाइड पावर इस वार को विन किया। डिफीट किसने किया? सेंट्रल पावर। अब हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे खलीफत मूवमेंट। ये क्या था? जब सेंट्रल पावर की हार हुई तो ओटोमन एम्पायर में एक पोस्ट हुआ करता था खलीफा का। ये खलीफा क्या होता था? प्रॉफिट मोहम्मद का सक्सेसर हुआ करता था। जो भी लोग प्रॉफिट मोहम्मद, हु इज प्रॉफिट मोहम्मद? प्रॉफिट मोहम्मद क्या थे? जो इस्लामिक रिलीजन को बर्थ दिए। ठीक है, तो जो भी उनके सक्सेसर हुए उनको खलीफा कहा गया। वो पॉलिटिकली एज वेल एज रिलीजियस इंटरफेरेंस हुआ करता था। तो हमने क्या देखा? जब सेंट्रल पावर उस वार को, फर्स्ट वर्ल्ड वार को हारता है तो ब्रिटेन के द्वारा क्या किया गया? जो ऑटोमन एम्पायर में जो खलीफा का पोस्ट होता था उसको रिमूव कर दिया गया। एंड बिकॉज ऑफ दिस इन 1990 इन इंडिया देयर इज खलीफत मूवमेंट व्हिच वाज आल्सो सपोर्टेड बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो कुछ न कुछ इंपैक्ट इंडिया में भी देखा गया। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, ऑटोमेटिक जब एलाइड पावर उभरा तो देयर इज इफेक्ट ऑफ दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द वर्ल्ड। पूरे विश्व पे क्या होगा? फर्स्ट वर्ल्ड का इंपैक्ट होगा। वो इंपैक्ट साइकोलॉजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है, इकोनॉमिकली भी हो सकता है। किसी भी वार में क्या होगा? डिस्ट्रक्शन होता है ह्यूमन का, बहुत से लोग मारे जाते हैं ऑन लार्ज स्केल, इकोनॉमिकल डिस्ट्रक्शन होती है। ठीक है, तो जो इसका इफेक्ट कर रहा, द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? एक चीज याद रखिएगा, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है इसका सबसे पहले इफेक्ट क्या हुआ? एक ट्रीटी हुआ। कहां पे? वर्साली में। ठीक है, कहां पे ट्रीटी हुआ? वर्सालीज में। ट्रीटी ऑफ वर्सालीज हुआ। किसके बीच में? बिटवीन एलाइड पावर एंड जर्मनी। ऐसा एलाइड पावर का सोचना था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ दिस इज बिकॉज ऑफ जर्मनी, क्योंकि ये जर्मनी के कारण हुआ है। तो जो भी इकोनॉमिकली लॉस हुआ है उसको कौन कंपनसेट करेगा? जर्मनी को करना चाहिए। अब जर्मनी को क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सालीज में बुलाया गया। इस ट्रीटी वर्साली में क्या हुआ? एक ट्रीटी हुआ बिटवीन जर्मनी एंड किसके बीच में? एंड एलाइड पावर के बीच में। इस सिंपली समझो, ये ट्रीटी अगर तुम जर्मनी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हो, ये जर्मनी को अपमान करने वाला एक ट्रीटी था। ट्रीटी ऑफ वर्साली की तरफ क्या किया गया? जो भी जर्मनी था उसको डिसआर्मामेंट किया गया। मींस आप एक फिक्स आर्मी रख सकते हो, इससे ज्यादा आप आर्मी नहीं रख सकते हो। मींस जो उसकी डिफेंस सेक्टर, डिफेंस बजट था उसको डिक्रीज कर दिया गया। किसके द्वारा? एलाइड पावर के द्वारा। पहला चीज। अब एक चीज और याद रखना, जो ट्रीटी ऑफ वर्सालीज था इसमें एक जैकोबियन हुआ करते, जो मेंबर हुआ करते थे वीमर रिपब्लिक का, वही पार्टिसिपेट किए थे जर्मनी की तरफ से, जैकोबियन।
ठीक है, तो जैकोबियन पार्टिसिपेट किए थे किसमें, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में। इसमें क्या हुआ, जर्मनी का एक अपमान किया गया था, जो रिसोर्सेज वाले एरिया हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल राइलैंड, राइलैंड ये क्या था, एक रिसोर्सेज वाला एरिया था किसका, जर्मनी का। इस पे किसका कंट्रोल हुआ, एलाइड पावर कंट्रोल कर लिया। उतना ही नहीं, रूर जर्मनी में एक प्लेस है जो कोल माइंस के लिए जाना जाता है, याद रखो। छोटा नागपुर प्लेटू क्या होता है, रूर ऑफ इंडिया नहीं, क्योंकि वहां क्या होता है, बहुत हाई अमाउंट में कोल पाए जाते हैं, रिसोर्सेज पाए जाते हैं। इसे रूर क्या, जर्मनी का एक प्लेस था जहां पे हाई, बहुत से ज्यादा अमाउंट में क्या होता था, कोल पाया जाता था, रिसोर्सेज पाया जाता था। इस पे क्या हुआ, फ्रांस का कंट्रोल हो गया। फ्रांस क्या रूर, जो जर्मनी में एक प्लेस था रूर, उस पे अपना कंट्रोल कर लिया। राइलैंड पे किसने कंट्रोल कर लिया, एलाइड पावर ने। और उस वार में जो एलाइड पावर को लॉस हुआ था, उसको कंपनसेट करने के लिए कुछ पॉन्ड्स और डॉलर के टर्म में यूएसए से लेना, जर्मनी से हर मंथली लेना शुरू कर दिया। मींस क्या हुआ, जर्मनी को हैंडीकैप कर दिया गया, उसके जो भी रिच रिसोर्सेज एरिया थे उस पर अपना कंट्रोल कर लिया, डिसआर्मामेंट कर दिया, उसकी डिफेंस बजट डिक्रीज कर दी, उसका जो भी रिसोर्सेज एरिया था उसको कंट्रोल कर लिया। इससे क्या हुआ, जर्मनी जो है हैंडीकैप हो गया। अब क्या हुआ, ये तो घटना कहां हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में, ठीक है। अब देखो, जब ये चीज पीरियड होने लगा तो क्या हुआ, जर्मनी में एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन का। बेटा हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इन्फ्लेशन को समझेंगे। ये तो हो गया हाइपर इन्फ्लेशन। ये क्या है, इकोनॉमी का टर्म है। हाइपर मींस क्या होता है, बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन सिंपली समझो, एक पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, इफ द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। मतलब क्या, सपोज करो आज हम लोग क्या करें, 10 रुपया लेके मार्केट में जाते हैं और एक ब्रेड का पैकेट लेते हैं। जब इन्फ्लेशन हुआ क्या हुआ, 20 रुपया लेके जाओ और एक ही ब्रेड का पैकेट लो। फिर क्या हुआ, 30 रुपया लेके जाओ, एक ही ब्रेड का पैकेट लो। मतलब क्या, मनी तो बढ़ रही है लेकिन जो गुड्स आप बाय कर रहे हो वो बढ़ नहीं रहा। इसलिए कहते हैं इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज। तो जर्मनी में क्या होता था, एक बकेट मनी लेके जाते थे और एक पीस ऑफ ब्रेड खरीद के लाते थे। मनी का कोई वैल्यू ही नहीं था। गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू क्या था, इंक्रीज हो गया था और मनी का वैल्यू डिक्रीज हो गया था। इफ यू वांट ए लिटिल गुड्स और सर्विस देन यू हैव टू स्पेंड लॉट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। दैट सिचुएशन इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सिंपली एक पीरियड के लिए अगर किसी भी चीज का क्या हो, प्राइस इंक्रीज होता चला जाए। आज ये मार्कर है, आज मैं 10 रुपया में खरीद रहा हूं, कल 20 रुपया में खरीदूंगा, परसों 30 रुपया में खरीदूंगा, 40 रुपया में खरीदूंगा। मतलब क्या, ये गुड्स तो वही है लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट रही, लेकिन मनी का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया। इसलिए सिर्फ एक मार्कर करने के लिए हमको 10 फिर 20 भी स्पेंड करना, 40 तक स्पेंड करना। ठीक है, इसी को बोलते हैं इन्फ्लेशन। द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, और द वैल्यू ऑफ द मनी डिक्रीज फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, अब देखो हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन जो ये इन्फ्लेशन है वो हाईली एक्सेलरेटेड हो, हाई रेट के साथ एक्सेलरेट करता हो। मतलब 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हो जाए, 50 हो जाए, 60 हो जाए, इस तरह का एक्सेलरेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। बहुत हाई रेट से इसका क्या हो, प्राइस इंक्रीज हो जाए। आज 10 हुआ, आज 10 है, कल 50 हो जाए, परसों 100 हो जाए और आगे जाओ 1000 हो जाए। इसका मतलब क्या हो, हाइपर इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी देयर इज सिचुएशन ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन। लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, पीपल प्ले कार्ड लेके खड़ा होते थे,
बाद 1924 टू 1928 ये एक पीरियड था वर्ल्ड में इकोनॉमिक डिप्रेशन का, पूरे वर्ल्ड में। इसका इफेक्ट जर्मनी को भी देखने को मिला, जर्मनी को और ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि उसके रिसोर्सेज पे किसका कंट्रोल था? यूएसए का या एलाइड पावर का। ठीक है, तो ये सब क्या था? इंपैक्ट का किसका? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। हमने देखा कि जर्मनी पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या क्या इंपैक्ट हुआ था। तो अब देखो, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसमें जो हिटलर था वो एक मैसेंजर ऑन फ्रंट की तरह वर्क कर रहा था, मैसेज का आदान प्रदान कर रहा था, मैसेंजर का वर्क कर रहा था। फिर क्या किया? उसका प्रमोशन किया कॉर्पोरल के रूप में। किसके रूप में प्रमोट किया गया? उसको कॉर्पोरल में। कॉर्पोरल में पहले क्या था? मैसेंजर इन फ्रंट था, कौन? हिटलर। फिर क्या बना? कॉर्पोरल में बना। और जब वो कॉर्पोरल बना, हिटलर को बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड भी दिए गए थे। ठीक है, और बहुत सारे ब्रेवरी अवार्ड दिए थे। ठीक है, और क्या हुआ था? 1990 में, ड्यूरिंग 1990 हिटलर ज्वाइन, क्या चीज? एक पार्टी को ज्वाइन किया था। उस पार्टी का क्या नाम था बेटा? उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर पार्टी। इन 1990 हिटलर ज्वाइन जर्मन वर्कर पार्टी। और वही क्या हुआ? उस पार्टी में भी हिटलर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। ठीक है, उस ग्रोथ के बाद क्या हुआ? हिटलर उस पार्टी का हेड बन गया। जब वो हेड बना, उस पार्टी का नाम चेंज कर दिया। और क्या नाम रखा उसका? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। ठीक है, हिटलर इस पार्टी में कब ज्वाइन किया था? जर्मन वर्कर पार्टी में हिटलर 1919 में ज्वाइन किया था। यही पार्टी का नाम क्या हो गया? जर्मन नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी। यही पार्टी आगे चल के नाजी पार्टी के रूप में जाना गया। ठीक है, और हिटलर क्या था? एक गुड स्पीकर हुआ करता था, एक इफेक्टिव स्पीकर हुआ करता था। ठीक है, इसलिए क्या हुआ? ये आगे ग्रोथ करते गए। ठीक है, तो जब हिटलर क्या हुआ? जब इस पार्टी में अपना पार्टी बनाया, नाजी पार्टी, जो स्वास्तिक चिन्ह है, इस पार्टी का जो सिंबल हुआ करता था स्वास्तिक हुआ करता था। ठीक है, और हिटलर अपने आप को प्योर जर्मन मानता था, प्योर आर्यन मानता था। एंड ही बिलीव दैट प्योर आर्यन जो है वही सिर्फ और सिर्फ जर्मन के प्योर नागरिक हैं। लोगों में क्या करते थे? देशभक्ति की भावना को भरता था। ठीक है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भरता था। ठीक है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट लाता था, नेशन का कॉन्सेप्ट लाता था। ठीक है, ब्रदरहुड का कॉन्सेप्ट लाता था। ठीक है, और उस समय वहां के जर्मन के यंग का क्या हाल था? जर्मन के यंग के पास क्या था? खाने के लिए पैसा नहीं था। उन्हें उनका भविष्य दिखाता था किसमें? हिटलर में। हिटलर को बोलता था मैं आपको एक अच्छा काम दूंगा, आपको भोजन दूंगा। तो क्या होता था? हर रोज हिटलर के लोग अट्रैक्ट होते थे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जब वीमर रिपब्लिक बना, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 48 क्या किया? जर्मन के कॉन्स्टिट्यूशन में उस समय एक आर्टिकल हुआ करता था 48। ये क्या किया? जो जर्मन के प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने का पावर दिया। इमरजेंसी में क्या होता है? जो इलेक्टेड बॉडी होते हैं उसके पास लेजिस्लेटिव पावर नहीं होते। जैसे इंडियन आर्टिकल की बात करो, 352 से लेके 360 में आर्टिकल 352 से 360 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इमरजेंसी का प्रोविजन है, जिसमें आर्टिकल 352 में क्या है? नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में क्या है? प्रेसिडेंशियल रूल। और आर्टिकल 360 में क्या है? फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक इंडिया में नहीं लगा। तो आर्टिकल 48 किसको पावर दिया? जर्मनी के प्रेसिडेंट को। किस चीज का? इमरजेंसी रूल लागू करने का। ये सब क्या है? कहीं न कहीं हिटलर के समर्थन में गया। इस आर्टिकल को यूज करते हुए हिटलर क्या हुआ? डिक्टेटर बन गया। सारा पावर अपने अंदर कंसंट्रेट कर दिया, सिंगल पर्सन के अंदर। ठीक है, तो जब इस चीज के बारे में पढ़ो, और हमने क्या बोला था? वर्साइली की ट्रीटी हुई थी, और वर्साइली की ट्रीटी में कौन पार्टिसिपेट किया था? वर्साइली की ट्रीटी पार्टिसिपेट किया गया था किसके द्वारा? जैकोबियन के द्वारा, जो कि कम्युनिटी हुआ करता था। कहां पे? जर्मनी में। क्योंकि
ऐसा हिटलर एक राष्ट्रवाद से, नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ रहा था। उसने राष्ट्र को बताया, नेशन को बताया कि जैकोबियन लोग क्या किए, राष्ट्र का अपमान किए। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आपको एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका देता हूं। ठीक है, और इसलिए क्या हुआ, उसने क्या हुआ, एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया बिटवीन जैकोबियन एंड प्योर आर्यन में। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं से राइज होता है हिटलरिज्म का, हिटलर का राइज होता है। ठीक है, तो जब ये सब होते रहा, जब पार्टी ज्वाइन किया, ठीक है, अब देखो हिटलर 1889 में बॉर्न हुआ, 1889 में बॉर्न हुआ, 1919 में किस पार्टी को ज्वाइन किया हिटलर, जर्मन वर्कर पार्टी को ज्वाइन किया। वही जर्मन वर्कर पार्टी आगे चल क्या कहलाया, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी कहलाया। फिर उसी का नाम कन्वर्ट हुआ नाजी पार्टी में। ठीक है, ये सब किसके द्वारा किया गया, हिटलर के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे फुल रूप से, और आगे चलेंगे हम लोग जो किस तरह से हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ओर जर्मनी को झोंका और वर्ल्ड को झोंका। ठीक है, थैंक यू क्लास। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक्स।